हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी। बेसिकली आज का ये डे 6 की क्लास है। वोकेब समाधान, ग्रामर ज्ञान और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस, ठीक है ना। सो लास्ट टाइम हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया, रूट वर्ड्स पे भी डिस्कशन किया। अब बारी आती है कुछ वोकेब की लिस्ट की। देखिए, कुछ वोकेब्स जो होती हैं हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं और बहुत ज्यादा पूछी भी जाती हैं एग्जाम में। जैसे आज मैंने वोकेब के सेक्शन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देने वाला हूं। मैं एक पर्टिकुलर लिस्ट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसी पर्टिकुलर लिस्ट जो गवर्नमेंट सिस्टम्स को डिनोट करता है, जैसे गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ऐसे आप कई वर्ड एग्जाम में देखते होंगे, कई टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो इस टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम कवर करने वाले हैं वोकेब सेक्शन में। साथ ही साथ कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ ग्रामर के एड ऑन पॉइंट्स की बात करेंगे और उसके बाद चलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस होंगे किसके ऊपर? बिल्कुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बेस होने वाले हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे होने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइस? क्या हमारे सारे एस्पिरेंट्स तैयार हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नमेंट और सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट या सिस्टम को डिनोट करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक प्यारी सी लिस्ट हमारे सामने है, ठीक है, समझेंगे और रिलेट करेंगे, ठीक है ना। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कोई कंट्रोल नहीं, जहां पे कोई अथॉरिटी नहीं है, वहां पे क्या होगी? अराजकता होगी। वहां पे क्या होगी? अराजकता होगी। तो ये आप सीधे सीधे वर्ड रिलेट कर सकते हैं एनार्की से। एनार्की मींस क्या होता है? अराजकता होता है, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस टाइप की गवर्नमेंट को का इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? एनार्की बोल सकते हैं, जहां पे कोई सिस्टम ही नहीं, जहां पे कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सीनियर ऑफिशियल्स हैं ही नहीं, ठीक है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करूं, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। जैसे नोबल पर्संस के द्वारा जो शासन किया जाता है, शिष्ट जनों के द्वारा जो शासन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी, शिष्ट तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शिष्ट तंत्र, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। अब एक चीज समझिएगा, एक पर्सन के ही पास सारी पावर्स होती हैं, ऐसे बंदे को, एक ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है एक तंत्र, एक तंत्र या एकल तंत्र, जहां पे सारी पावर समाहित है एक पर्टिकुलर बंदे में, दैट इज ऑटोक्रेसी। और अगर मैं बात करूं अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, अगर मैं स्वराज्य की बात करूं, सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन कोई भी है, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं ऑटोनॉमी से। मैं भी अभी बोला ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्वराज्य। स्वराज्य मतलब स्वयं के द्वारा शासन, दैट कुड बी, ठीक है। क्लियर हुए ये वर्ड्स? यस और नो? क्लियर हुए तो एक बार थम्स अप करके बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी की ओर। अगली जो वर्ड्स हैं हमारे सामने, देखिए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखिए, एक सिंपल सी चीज यहां पे समझेंगे कि एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जहां पे जो नौकरशाही चलती है, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मींस क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी? नौकरशाही। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी रिलेट करता है किसको? नौकरशाही को रिलेट करता है। अगला पॉइंट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन or all the eligible members of a state typical through elected representatives। जो हमारे यहाँ है डेमोक्रेसी, मतलब कोई भी बंदा पीएम तक पहुंच सकता है। अगर उसे जनता चुने तो पीएम भी एक बंदा बन सकता है, कोई भी बंदा, ठीक है ना। ये हो गया लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की बात कर दी हमने। अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल। अब जो वृद्ध लोग होते हैं उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी मीन्स होता है वृद्ध तंत्र। क्या होता है? वृद्ध तंत्र।
याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये वर्ड आया हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ब्यूरोक्रेसी भी कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। अगर आप एसटीज या एग्जाम सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगी ये चीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा है अगला पॉइंट, अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रूपुलस सिटीजन्स। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट अपने आप में यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है जो मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा बुरे लोगों के द्वारा या डिस्क्वालिफाइड लोगों के द्वारा गवर्न की जा रही, ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, केकिस्टोक्रेसी। देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड है, शायद आपने पहली बार सुना होगा। केकिस्टोक्रेसी मीन्स होता है अयोग्य तंत्र, भ्रष्ट तंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, सो क्लियर हो गया केकिस्टोक्रेसी मींस क्या हो गया, अयोग्य तंत्र, जहां पे अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगले वर्ड की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, मतलब जो नवीन तंत्र है, नियोक्रेसी। नवीन तंत्र मींस क्या होता है, जो नवीन तंत्र, नवीन तंत्र मतलब जो नए युवा लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है, जो एक्सपीरियंस नहीं, ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं नियोक्रेसी, ठीक है ना। अब अगला वर्ड है गवर्नमेंट बाय पॉपुलेंस, मतलब जो जनसंख्या के द्वारा शासन किया जाता है। आपके सामने बहुत ही प्यारा वर्ड है ऑक्लोक्रेसी, मतलब आबादी के द्वारा तंत्र, आबादी तंत्र मतलब आबादी के द्वारा जो शासन किया जाता है, ऑक्लोक्रेसी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल, ऑक्लोक्रेसी क्लियर हो गया ना, जो बहुत सारी एक ग्रुप, एक भीड़ के द्वारा जो शासन किया जाता है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक स्मॉल ग्रुप है, वो पूरी कंट्री पे शासन कर रहा है या सभी लोगों पे शासन करने का काम एक छोटा सा ग्रुप कर रहा है। अब ऐसे वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं ओलिगार्ची। अब देखिए ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है, ओलिगार्ची मीन्स होता है कुलीन तंत्र, कुलीन लोगों के द्वारा शासन, छोटा सा ग्रुप है जिसके द्वारा पूरी कंट्री पे शासन किया जा रहा है। अगला काफी बार पूछा गया ये वर्ड है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी और गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल भी होता है ये वर्ड। तो गवर्नमेंट बाय वेल्दी का मतलब क्या हो गया, प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी मतलब धनी तंत्र, वो धनिकों के द्वारा शासन, जो पैसे वाले हैं, रिच लोग हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसको आप प्लूटोक्रेसी से रिलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, यस और नो? ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। ऐसी गवर्नमेंट जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल मैटर्स से नहीं जुड़ी हुई है, जो धर्मनिरपेक्ष है। जैसे हमारी कंट्री क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। हमारी जो कंट्री है उसका कोई राज धर्म नहीं, हमारी कंट्री कैसी है, सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब ही होता है धर्म निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर, ठीक है ना। मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ही नहीं मानते, सभी धर्मों को मानने वाले हैं हम लोग, ठीक है, कुछ ऐसा। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्क एट द हेड। अब देखिए एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें राजा का शासन होता है, एक मोनार्क होता है, उसका शासन होता है, तो मोनार्की, मोनार्की मीन्स क्या होता है, राजतंत्र। बिल्कुल मोनार्की राजतंत्र को रिलेट करेगा। अब अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड, भगवान के द्वारा शासन, कोई भगवान के द्वारा अवतरित इंसान है उसके द्वारा जो शासन किया जा रहा है, था। अब इसको रिलेट कर सकते हैं हम देवतंत्र, देवताओं के द्वारा शासन जो है, दैट कुड बी, ठीक है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। ट्रेजरी वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है और ये पूछा भी काफी जाता है। ऐसे वर्ड्स अगर आ जाएंगे तो कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम तो कुछ पेट याद करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल सबको रटा होगा अच्छे से, क्योंकि कम से कम 100 टाइम्स आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। गवर्नमेंट बाय रिच काफी बार आ चुका है, तो भाई इन वर्ड्स के लिए भी तैयार रहिए। अब आई थिंक इसमें गलतियां नहीं करेंगे आप लोग, यस और नो? चलिए
चलते हैं ग्रामर रूल्स की ओर और देखते हैं भाई ग्रामर के सेक्शन में आज हमारे लिए क्या खास छुपा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं ग्रामर रूल से। अब देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रूल नंबर 1, विद द वर्ड सच द कनेक्टिव दैट मे बी यूज्ड। अगर हम वर्ड सच का यूज करते हैं तो उसके साथ आगे का जो स्ट्रक्चर जुड़ता है जनरली दैट से जुड़ता है। आगे का स्ट्रक्चर दैट से जुड़ता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे एज से भी तो जुड़ता है सर। बिल्कुल जुड़ता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एज से नहीं जुड़ता है, लेकिन कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं जरा जानते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और जो चीजें बता रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। देयर वॉज सच अ नॉइस व्हाट वी कुड नॉट हियर आवरसेल्फ। मतलब वहां पे इतनी आवाज थी कि हम खुद की आवाज भी नहीं समझ पा रहे थे, हम खुद की आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे देखिए सच का यूज किया हमने, आगे व्हाट से स्ट्रक्चर को नहीं जोड़ना, आगे व्हाट से स्ट्रक्चर को कनेक्ट नहीं करना, बल्कि दैट से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। देयर वॉज सच अ नॉइस दैट वी कुड नॉट हियर आवरसेल्व्स। देयर वॉज सच अ नॉइस दैट वी कुड नॉट हियर आवरसेल्व्स। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाने वाला है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, सच एज और सच दैट का यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। सच एज और सच दैट, सच एज का यूज जब करते हैं जब हम बात करते हैं किसी जनरल पॉइंट की, किसी चीज को जनरल व्यू में बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जनरल व्यू क्या है, every citizen should follow, every citizen should follow such rules as have been mentioned in the constitution। अच्छा, हर सिटीजन को वो रूल फॉलो करने चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कुछ ऐसा। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बात की तो सच के साथ एज आ गया। सच दैट का यूज जब भी करते हैं तो ये हमेशा इंपैक्ट को बताता है, इंटेंसिटी ऑफ इंपैक्ट, प्रभाव की तीव्रता की बात करता है। जैसे जैसे कैसे, ध्यान से समझिए। द टीचर लुक्ड at the boy in such anger that he began to cry। The teacher looked at the boy in such anger that he began to cry। टीचर ने लड़के की तरफ इतने गुस्से से देखा कि वो बच्चा, वो लड़का रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अब टीचर के देखने की इंटेंसिटी, तीव्रता का इफेक्ट किस पे पड़ा, बच्चे पे पड़ा। समझ में आ रही है बात, सच दैट का यूज कैसे पढ़ते हैं करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंपैक्ट या प्रभाव की बात होती है सच दैट से। और सच एज मतलब जनरल वे में बोलते हैं किसी चीज को। जैसे अब मैंने बोला इतनी आवाज थी कि हम खुद को भी नहीं सुन पा रहे थे, तो जो आवाज थी उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता का इफेक्ट किस पे पड़ा, हम पे पड़ा, हमारी बातों पे पड़ा, जिससे हम अपनी खुद की वॉइस भी नहीं सुन पा रहे थे। कुछ ऐसा कहना चाहता है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो भाई आंसर क्या जाने वाला है, अब समझ गए होंगे आई थिंक, यस और नो, क्लियर हो गया। ओके, तो सच दैट मतलब इंपैक्ट को रिलेट करता है, और जनरल वे में कुछ बोलते हैं तो हम सच एज का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ऐसे ही पढ़ना है सर ग्रामर, अगर ऐसे पढ़ा तो रियल में ग्रामर पढ़, वरना सिर्फ पढ़ा सीखा कुछ नहीं। तो हमें सिर्फ पढ़ने पे नहीं, जानना है, चीजों को अच्छे से जानना है, पोस्टमार्टम कर देना है चीजों का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अनटिल एंड अनलेस।
देखिए until और unless में क्या डिफरेंस होता है आप सभी जानते हैं। until टाइम को डिनोट करता है और unless कंडीशन को डिनोट करता है। हाउ, देख लेते हैं जरा। यू विल नॉट सक्सीड until you work hard। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे टाइम नहीं कंडीशन को डिनोट किया जा रहा है, तो अंटिल यहाँ पे गलत हो गया। अंटिल की जगह पे क्या यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, अगला पॉइंट, कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे सर अनलेस और अंटिल जब आता है तो नॉट नहीं आता। हाँ बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट नॉट इसके राइट साइड वाले क्लॉज में नहीं आता, पहले हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अनलेस या अंटिल से जो भी राइट साइड में क्लॉज जुड़ा होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आई वांट टू स्टे हियर अनलेस शी स्पीक्स द ट्रुथ। मतलब जब तक वो सच नहीं बोल देती मैं यहां पे रुकना चाहता हूं, कुछ ऐसा। तो अब टाइम को डिनोट कर दिया हमने, अब ये अनलेस नहीं, मतलब जब तक वो सच नहीं बोल देती तब तक मैं यहाँ रुकना चाहता हूं, मतलब टाइम को डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे अंटिल का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू स्टे हेयर अंटिल शी स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट वन, यू कैन नॉट डू वेल अंटिल यू प्रिपेयर योरसेल्फ। मतलब जब तक तुम अपने आप को तैयार नहीं कर लेते तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा। तो स्ट्रक्चर क्या जाएगा, यू कैन नॉट डू वेल अनलेस, अंटिल की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। कंडीशन की बात हो रही है, यू कैन नॉट डू वेल अनलेस यू प्रिपेयर योरसेल्व्स। क्लियर हो गई बात? वैसे ये बात तो सही है, जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर लेते, जब तक हम खुद से सेटिस्फाई नहीं है, हम अपने रिजल्ट से कैसे सेटिस्फाई हो पाएंगे। अगर आप अपने प्रिपरेशन से आज की डेट में सेटिस्फाई है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो पहले कोशिश करिए, ऐसे मेहनत करिए कि आपको खुद सेटिस्फैक्शन हो। जब आप रात में लेटने के लिए जाए ना बेड पे, तो दिमाग में आए कि भाई आज तो मजा आ गया, आज तो मैंने जम के मेहनत की। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले खुद का अपने आप से, अपने प्रिपरेशन से, अपनी चीजों से सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। जॉब तो एक सेकेंडरी चीज, जो लायक होता है उसको मिल ही जाती है, उसको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। ओके, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है लायक बनाने पे अपने आप को। चलिए, इतना ज्ञान काफी है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, आफ्टर द कनेक्टिव बिकॉज। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को, जब भी आप बिकॉज का यूज करते हैं ये रीजन बताता है। बिकॉज क्या बताता है, रीजन बताता है। और अगर ये रीजन बताता है तो आपको ये चीज समझनी है कि बिकॉज के बाद आप सो, देयरफॉर, एज, इस टाइप के वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं रीजन की ही बात करते, कारण ही बता रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर बिकॉज का यूज हुआ तो आगे आप सो, देयरफॉर, एज, इस टाइप के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। सो बिकॉज ही केम लेट सो ही फेल्ड टू सी हर, मतलब क्योंकि वो लेट आया इसलिए वो उसे नहीं देख पाया, वो उससे नहीं मिल पाया, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जब बिकॉज का यूज हो गया है तो आगे के स्ट्रक्चर को सो से नहीं बल्कि कॉमा से जोड़ दीजिए, खत्म हो गई कहानी। बिकॉज ही केम लेट ही फेल्ड टू सी हर, कुछ ऐसा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज द एडवर्ब नॉट। जो एडवर्ब नॉट है शुड नॉट बी यूज्ड विद कनेक्टिव टिल, अनलेस, लेस्ट, अंटिल। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप टिल की बात करें या अनलेस की बात करें, लेस्ट की बात करें या अंटिल की बात करें, इसके साथ आप कभी भी नेगेटिव स्ट्रक्चर को रिलेट नहीं करते। इसके राइट साइड का क्लॉज, इसके राइट साइड में जो भी क्लॉज जुड़ा हुआ है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिक्स कर लो इस चीज को माइंड में। जैसे देखिए ध्यान से समझिए, until he does not solve this problem I will stay with him। मतलब जब तक वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता मैं उसके साथ रहूंगा, कुछ ऐसा। तो अब यहाँ पे until आ गया और इसके राइट साइड में जो क्लॉज जुड़ा हुआ है, भाई देखिए ध्यान से समझिएगा, यही क्लॉज तो जुड़ा हुआ है ना राइट साइड में, ये वाला क्लॉज राइट साइड में यही क्लॉज जुड़ा हुआ है ना, मतलब इसमें नॉट या नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होगा।
सो स्टेटमेंट क्या जाएगा, until he solves this problem, until he solves this problem, I will stay with him. समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लेके गए उसको। अब अगला पॉइंट क्या है, unless they do not work sincere, they will not succeed। अब देखिए, unless they do not work, पहली चीज तो सिंसियर नहीं होना चाहिए, सिंसियरली होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वर्क को क्वालिफाई कर रहे हैं, और वर्क मतलब वर्ब, वर्क मतलब वर्ब, और वर्ब को क्या क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में जनरली जब हम एलवाई जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। पहली चीज तो सिंसियरली होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब हमने अनलेस का यूज कर दिया तो आगे नॉट या डू नॉट इस टाइप के वर्ड्स नहीं आएंगे। सो अनलेस दे वर्क सिंसियरली दे विल नॉट सक्सीड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। क्लियर हुआ, यस और नो? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, इंटेलिजेंट तो है आप लोग, मजा आ रहा है चीजों में। ओके, when since is used as a conjunction should be preceded by present perfect tense and followed by a verb in past tense to denote point of time। अच्छा, एक चीज समझिएगा, सिंस का यूज आप दो टाइप से करते हैं। पहला तो आप सिंस का यूज प्रीपोजिशन की तरह करते हैं, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए पहले फॉर का यूज करते हैं, दैट इज फेयर। लेकिन अगर सिंस का यूज कंजंक्शन की तरह हो रहा है, अगर सिंस दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, मतलब ये बात करता है किसकी, पास्ट की। कैसे, देख लो, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, मतलब मेरे स्कूल छोड़ने के बाद बहुत कुछ हुआ, कुछ ऐसा कहना चाहता है। अब यहां पे मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, पहला तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, कहने का मतलब ये है सिंस के बाद वाला स्ट्रक्चर जो जाएगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा। क्यों जाएगा, अब आप इस चीज को समझ भी रहे होंगे कि मैंने स्कूल छोड़ा पास्ट में था और उसके बाद बहुत कुछ हो गया, कुछ ऐसा कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो बात कर रहा है कहीं ना कहीं पास्ट की, रिलेट कर रहा है किसको, पास्ट को रिलेट कर रहा है। तो सिंस के बाद का जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको वो पास्ट टेंस में मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई ये चीज? ये कंफ्यूज करती है चीज। सिंस को अगर हम कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आगे पास्ट मिलेगा, और अगर हम प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहे हैं तो भाई पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय आता है इसके बाद, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, समझ रहा है ना? ओके, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। एरर डिटेक्शन नहीं, आज हमें मिलेंगे इडियम्स, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल, वेरी गुड। बेसिकली यहाँ पे द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल, एक गवर्नमेंट की जो समिति है, विंग है कोई, जो रूल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जुडिशरी मीन्स तो न्यायपालिका हो गया, न्याय से रिलेट कर दिया जुडिशरी को, तो ये तो नहीं होगा। लेजिस्लेचर, वेरी गुड। अगर आप बी पार्ट टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर करेक्ट, वरना थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है ना। सो लेजिस्लेचर मीन्स होता है विधानमंडल, मतलब जो विधान बना रहा है उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यकारी, कोर्ट तो कोर्ट है ही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज अ बी पार्ट। बिल्कुल, बी पार्ट अगर आपने टिक किया तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है, वरना थोड़ा सा गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल, जिन्होंने बी पार्ट टिक किया, वेल डन एवरीवन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट बाय नोबेल्स। अगर आपने अभी क्लास की स्टार्टिंग अच्छे से देखी है तो आप ये गलत नहीं करेंगे, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वेरी गुड। ओके, गवर्नमेंट बाय नोबल्स। देखिए, डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र हो गया, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही हो गया, अभी अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है शिष्ट जनतंत्र, शिष्ट जनों के द्वारा शासन, यही आपका आंसर होगा, सिंपल सी चीज है। ऑटोक्रेसी मैंने आपको बताया, एक तंत्र, एक का शासन जो है, दैट इज ऑटोक्रेसी। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? वेरी गुड, आंसर आपका जा रहा है सी पार्ट। वेल डन, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट अगर आपने टिक किया तो नो डाउट आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो कोई गलत नहीं करेगा। वेरी गुड। ओके, वन विच कैन नॉट बी सीन, अपेक। अपेक मीन्स होता है अस्पष्ट, अनसीन, अनसीन पैसेज होता है ना। ओके, इनविजिबल, बिल्कुल इनविजिबल इज द करेक्ट आंसर। इनविजिबल से आप रिलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब इनविजिबल मीन्स क्या हो गया? अपारदर्शी, या जो दिखाई नहीं दे रहा, दैट कुड, सॉरी, इनविजिबल, हाँ, विजिबल पारदर्शी हो गया, इनविजिबल अपारदर्शी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं वल्नरेबल की बात करूं तो इसका मतलब होता है कमजोर, तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? यस, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, मतलब जो आप देख नहीं सकते वो क्या है? इनविजिबल, ठीक है ना। चल, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल सबका सिक्सर लग चुका है भाई अगर सी पार्ट टिक किया तो, ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, बाइलिंगुअल, जैसे बाइलिंगुअल द्विभाषी, बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी। मल्टीलिंगुअल मीन्स बहुभाषी। जैसे हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? बाइलिंगुअल पढ़ते हैं। बाइलिंगुअल कैसे पढ़ते हैं? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। अब इंग्लिश मतलब व्हाट? अगर हम एक ही लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स हम पढ़ भी इंग्लिश में रहे, समझ भी इंग्लिश में रहे, दैट कुड बी, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल मीन्स हो गया बहुभाषी। अब लिंग्विस्ट, अगर मैं लिंग्विस्ट वर्ड को देखूं यहां से, तो लिंग्विस्ट वर्ड का मतलब होता है भाषाविद। भाषाविद मतलब भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान है, जिसको ग्रामर व्याकरण हो गया आपका। तो आपका आंसर क्या जाएगा? क्या बात है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंटेलिजेंट तो हैं आप लोग, हाँ, फटाफट पिक करेंगे आंसर। A person who sacrifices his life for a cause, मतलब एक कॉज की वजह से, या शहीद हो गया कोई बंदा, उसने अपनी लाइफ को बलिदान दे दिया, तो ऐसे बंदे को आप सभी जानते हैं मर्टायर। मर्टायर मीन्स होता है शहीद, मीन्स क्या होता है? शहीद, ठीक है ना। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, क्रांतिकारी समझ गया ना। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। तो क्रांतिकारी और देशभक्त जो है वो अभी उन्होंने लाइफ को सेक्रीफाइस किया नहीं। मर्टायर मीन्स हो गया शहीद, जिसने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया, ठीक है। बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्या बात, बिल्कुल सी पार्ट पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है माय डियर एस्पिरेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, बिल्कुल आंसर आपके सामने है, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, भाई थर्मोमीटर सबको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो टेम्परेचर को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन अभी बाकी वर्ड्स भी तो हैं। बैरोमीटर क्या होता है, व्हाट इज बैरोमीटर, फटाफट बताइए, बैरोमीटर का क्या काम होता है। वायु दाब को मापने के लिए यूज करते हैं बैरोमीटर का, ठीक है ना। मैनोमीटर टू मेजर प्रेशर, दाब मापक, दाब मापक प्रेशर को क्या करता है, मैनोमीटर मापता है। और अगर मैं बैरोमीटर की बात करूं, ये वायुदाब की बात करता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी हो गया, ठीक है, छोटे छोटे जीवों को जिससे देखते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो क्लियर हुआ, आंसर क्या जाएगा, क्या बात, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, फर्टाइल मींस उपजाऊ हो गया। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मींस हो गया व्यर्थ, ठीक है ना। अब फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मींस होता है भंगुर, भंगुर समझ रहे हैं, जैसे कांच का ग्लास जमीन पे डाला बिखर गया, कमजोर, जो आसानी से टूट जाता है, दैट इज फ्रेजाइल। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बिल्कुल सी पार्ट आंसर जाएगा। और अगर मैं डोसाइल की बात करूं, तो डोसाइल वर्ड रिलेट करता है विनम्र को, विनम्र समझ गए ना आप सभी, हाँ। सो क्लियर हो गई बात, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बंदा जिसको हायर किया जाता है कोई भी कार चलाने के लिए, हायर्ड कार या प्राइवेट कार चलाने के लिए, ऐसे बंदे को बोलते हैं चॉफर, चॉफर, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्टर, कुरियर और ओनर हो नहीं सकता, थ्री ऑप्शन तो वैसे ही कट रहे हैं ना, तो आंसर क्या जाएगा आपका, बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात, ओके। तो अगर आपने सी पार्ट टिक किया ना, तो आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट, सिक्सर लग चुका है आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भाई स्कोर अच्छा जा रहा है ना सबका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अब ओके, यहाँ पे आंसर ही नहीं है आपके पास, देख लेते हैं। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे इंफॉर्मेशन होती है। तो अब इसके लिए देखिए, डिक्शनरी तो आपका जो शब्दकोश हो गया वो हो गया, नॉवेल तो उपन्यासी हो गया, थिसरस, अगर मैं थिसरस की बात करूँ तो ये अपने आप में कोश हो गया, शब्दकोश भी होता है। और एनसाइक्लोपीडिया, कल मैंने आपको बताया था विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या बताया था, विश्वकोश, ठीक है ना। सो अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, तो ये हमारी क्या हो गई, एनसाइक्लोपीडिया हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े, ओके। डी पार्ट आंसर जाने वाला है सर, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी डी पार्ट टिक किया उनका आंसर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऐसा प्लेस जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हॉस्पिटल का तो मतलब है नहीं, अस्पताल हो गया, मॉर्ग, अगर मॉर्ग की बात करूँ तो शव ग्रह या शव पहचान ग्रह, दैट इज मॉर्ग।
तो बी पार्ट इज द करेक्ट, बिल्कुल बी पार्ट अगर टिक कर रहे हैं आपका आंसर करेक्ट। डिस्पेंसरी, अगर मैं डिस्पेंसरी की बात करूं तो डिस्पेंसरी मीन्स होता है औषधालय, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। सो डिस्पेंसरी, क्लिनिक्स, तो क्लिनिक ही हो गया आपका, ठीक है, छोटा मोटा चिकित्सालय, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, मोगी। मोगी मीन्स शवगृह हो गया, मुर्दा घर हो गया, मोगी, ठीक है। सो 11, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। साथ ही साथ कल जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे उसके आंसर्स आपके सामने हैं 11 एंड 12 के। दूसरी चीज, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाएंगे, दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास। इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर क्विजेस ज्वाइन करेंगे और खुद को इम्प्रूव करेंगे। इस सेशन का पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे ये पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास, इस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ सेशन हो चुका है समाप्त। भाई अगर सेशन में मजा आया, जैसे बीच में मैंने नहीं कहा आपको लाइक और शेयर करने के लिए, सेशन को लाइक करिए, कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करिए, अपने आंसर दीजिए, अपने थॉट्स दीजिए, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए इस सेशन को, जिससे ये हर एसएससी एस्पिरेंट तक पहुंच सके, या हर उस एस्पिरेंट तक पहुंच सके जो रियल में इंग्लिश सीखना चाहता है। ये आपकी जिम्मेदारी है सर, ठीक है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माय एस्पिरेंट्स। 10 बजे क्लास का टाइमिंग क्या है, 10 AM ऑन यूट्यूब, ठीक है। थैंक यू।